हेलो चैंपियंस, आपका इस लेक्चर में स्वागत है जहां हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको पिछले बार लेक्चर में बताया था। दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पिछला टॉपिक जो आपने पढ़ा था वो डिस्पर्सन थ्रू ग्लास प्रिज्म और रेनबो के बारे में पढ़ा था। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कभी आपने ऐसे जलती हुई लकड़ियां देखी हैं? जरूर देखी होंगी। अब इसके ठीक ऊपर यहाँ की हवा, एयर को देखो। आपने जरूर महसूस किया होगा, देखा होगा कि एयर ऐसा लगता है कि फ्लक्चुएट हो रही है। क्यों हो रही है? इसके पीछे कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी एटमॉस्फेयर के कारण लाइट बेंड हो रही है, और बेंड होना रिफ्रैक्शन। और इसका कारण क्या था? एटमॉस्फेयर। तो इसीलिए नाम क्या पड़ गया? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहां आप देखोगे कि जलती हुई लकड़ियों के ऊपर यहां आपको अजीब सा ऐसे हवा जैसे हिलती हुई दिखाई दे रही है। देख रहे हैं ना? यहाँ देखो और यहाँ ऊपर देखो। तो यहाँ क्या है कारण? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर में जो हवा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है, बराबर हर समय बदल रहा है, और इसके कारण लाइट की बेंडिंग भी कभी ज्यादा कभी कम, और इसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो एक कॉमन एग्जांपल हो गया। अब एनसीईआरटी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रखा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के पीछे कौन सा कंसेप्ट है? डिस्पर्सन? गलत। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? यस। ये ध्यान रखना है ना। एटमॉस्फेयर में होने वाले रिफ्रैक्शन के कारण आपको जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ इसी डायग्राम से समझ में आ जाएगा। डायग्राम नंबर 10.9 है ना, ये 10.9। फिर अब ये डायग्राम क्या कह रहा है? देखो, आप ये कहाँ खड़े हो? आप ये खड़े हो अर्थ पे, है ना? ये अर्थ पे खड़े हो, ठीक है। और अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ क्या है? एक एटमॉस्फेयर है, हवा का एटमॉस्फेयर है, और हवा की डिफरेंट लेयर है। ठीक है, तो जैसे 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 आप अर्थ के करीब आओगे, लेयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए यहां एरो नीचे लिखकर लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब समझ में आया? नीचे एरो करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि हवा हवा का वो लेयर जो अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में है, और ये सबसे आउटर लेयर। तो जैसे जैसे आप अर्थ के करीब, ये अर्थ है, जैसे जैसे आप अर्थ के करीब जाओगे तो हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इंक्रीज होता जाएगा। यानी नीचे जाने पर, अर्थ के करीब जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब हर ऊपर वाली लेयर रेयर है और हर नीचे वाली लेयर डेंसर है। ठीक है, रेयरर डेंसर, नीचे वाली और डेंसर, और डेंसर, नीचे वाली और डेंसर, नीचे वाली और डेंसर। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इंक्रीज होने से मीडियम डेंस होता जाता है ना। आपने लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेते हैं? 1 लेते हैं कि नहीं? हाँ सर, 1 लेते हैं। पानी का कितना लेते हैं? 1.3। तो यानी कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है। इसका मतलब पानी की डेंसिटी एयर से ज्यादा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, और डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो मीडियम उतना ज्यादा डेंसर होगा, और लाइट उस मीडियम में जाएगी तो किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। जितना डेंसर होता जाएगा लाइट उतनी ही नॉर्मल की तरफ बेंड होती। ठीक है, अब आप खुद देखो कि जो लाइट यहां से चली थी, ये लाइट रे यहां से चली थी। अब यूनिवर्स में बाकी जगह तो वैक्यूम है, कोई हवा नहीं है, लेकिन जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर करेगी तो वो रेयर से डेंसर और डेंसर और डेंसर, यानी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, तो वो किधर बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ। तो ये लगातार ऐसे बेंड होगी, यहां बेंड हुई, फिर ऐसे बेंड हुई, फिर ऐसे बेंड हुई, फिर ऐसे बेंड हुई। तो लगातार वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती रहती है, और वही चीज यहां दिखाया गया है ना।
कि जा रही थी सीधे, लेकिन ये देखो बेंड होती दिखाई दे रही है, और बेंड होकर ये आपकी आंखों में ऐसे एंटर कर रही है। तो आपको लगेगा कि ये लाइट इधर से आ रही है, तो तारा स्टार जो यहां है उसकी इमेज यहां बनेगी। तो ये तारे की स्टार की एक्चुअल पोजीशन है, जहां तारा एक्चुअली में है, जहां से लाइट रे निकली थी, लेकिन बेंड होते 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 हमारी आंखों में वो इतना ज्यादा बेंड हो गई कि हमारे आंखों में वो कहीं और एंगल से आती हुई नजर आ रही है। तो हम उस एंगल में देख रहे हैं, तो हमको ये स्टार की जो इमेज है, स्टार की पोजीशन यहां दिख रही है। तो ये स्टार की एपरेंट पोजीशन, एपरेंट स्टार पोजीशन। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब हवा का जो डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो लगातार बदलता रहता है। तो मान लेते हैं कि इस समय हमारी आंखों में कितनी लाइट रेज एंटर कर रही हैं? 10। ठीक है, लेकिन अगले पल हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया। मान लो कि अगले 1 घंटे में बहुत ज्यादा पेड़ों में आग लग गई, आग से धुआं उठा, तो धुआं उठने की वजह से जो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बदल गया। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा नहीं रहता, हर समय बदलता रहता है। तो अभी मान लो यहां से 10 रे हमारी आंखों में एंटर कर रही थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने की वजह से कुछ लाइट रे अलग अलग डायरेक्शन में बेंड हो गई। अब हमारी आंखों में 10 नहीं, केवल 7 लाइट रेज जा रही हैं। तो फिर इसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? कम। तो पहले ब्राइटनेस ज्यादा थी, अब ब्राइटनेस कम हो गई। अगले पल हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर बदल जाए, तो अब 17 लाइट रेज आ रही है, तो ब्राइटनेस और बढ़ गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बदलने से जो स्टार की जो इमेज है, उस इमेज से जो ब्राइटनेस दिखाई दे रही है, वो ब्राइटनेस बदलती है। और ब्राइटनेस बदलती है तो स्टार कभी ब्राइट दिखता है, कभी डल दिखता है, यानी ऐसा लग रहा है कि वो फ्लिकर कर रहा है, और इसी इफेक्ट को कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये डायग्राम जरूर ध्यान रखो, और अब आप समझ गए होंगे। देखो, ये डायग्राम से अब आप समझ गए होंगे एक्चुअल पोजीशन कहाँ है स्टार की, ये है। ठीक है, ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार। यहां से क्या आई? स्टार लाइट, सनलाइट नहीं, स्टार लाइट, तारे की रोशनी। सन की रोशनी से कोई लेना देना नहीं। तो ये सन की स्टार की एक्चुअल पोजीशन थी। यहां से स्टार की लाइट आई, और जैसे जैसे अर्थ के करीब जा रही है, वो किधर बेंड हो रही है? नॉर्मल की तरफ। ये देखो, जाना था इसको सीधे, देखो जाना था सीधे, बेंड होती गई, बेंड होती गई, और ऐसे बेंड हो गई। अब आप यहां खड़े हो, तो आपको तारा यहां नहीं दिखाई देगा, आपको तारा यहां दिखाई देगा। तो ये तारे की एपरेंट पोजीशन, यानी ये तारे की इमेज बन रही है, और इमेज को ही तारे की एपरेंट पोजीशन कहते हैं। तो तारा है यहां, लेकिन लाइट रे इस डायरेक्शन से आती हुई नजर आ रही है, तो आपको तारा यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, और तारे की ब्राइटनेस अभी ज्यादा है, लेकिन अगले पल इस हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया, तो यहां की जो ब्राइटनेस थी वो भी बदल गई, ब्राइटनेस कम हो गई। फिर अगले पल ब्राइटनेस बढ़ गई, फिर कम हो गई, बढ़ गई, कम हो गई, बढ़ गई, चलता रहता है। और तारे की ब्राइटनेस कम होती रहती है, बढ़ती रहती है, तो ऐसा लग रहा है तारा फ्लिकर कर रहा है। इसी को कहते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर केवल यहीं तक है, यहीं तक है अर्थ का एटमॉस्फेयर। यहां तो वैक्यूम है, तो यहां कोई बेंडिंग नहीं होगी। लाइट की, स्टार की लाइट की बेंडिंग तभी होगी जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, और जैसे जैसे वो अर्थ के करीब जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, मीडियम हवा डेंस होती जा रही है, तो लाइट भी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती जा रही है। बेंड होते होते इतनी बेंड हो गई कि वो अलग डायरेक्शन से आती हुई नजर आ रही है। ऐसे 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 बेंड होते होते ऐसे गई, तो लग रहा है कि यहां से आ रही है। ठीक है, तो द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली। लगातार यहां से लेकर यहां तक स्टार की लाइट का क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन, ड्यू टू
चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिफोर इट रीचेस द अर्थ। और लगातार रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? एटमॉस्फेयर के कारण रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि इस हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार बदल रहा है, और इस वजह से जब स्टार की ब्राइटनेस है वो बदलती रहती है। ठीक है, सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड स्टारलाइट, एटमॉस्फेयर बेंड स्टारलाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल क्यों बेंड करेगा? मैंने पहले ही बताया है, जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाती है वो किधर बेंड करती है? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो हवा में, एटमॉस्फेयर में हवा की बहुत सारी लेयर है, और जैसे जैसे अर्थ के करीब जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। यानी हर ऊपर वाली लेयर रेयर है, नीचे वाली डेंसर है। तो रेयर से डेंसर जाएगी लाइट तो टुवर्ड्स नॉर्मल लगातार बेंड होगी। तो जो स्टार का जो एपरेंट पोजीशन है वो कहीं और बनेगा। ठीक है, और वो द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देगा तारा। ठीक है, वो भी बात समझ में आ गई। और एक चीज और है, क्या बताया था मैंने? एपरेंट पोजीशन हमेशा फिक्स नहीं रहेगी। क्यों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है तो जो इमेज एपरेंट पोजीशन है वो भी तो शिफ्ट होगी। तो एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी। यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लगातार बदलता रहता है। तो जो इमेज स्टार की बन रही है, यानी जो स्टार की एपरेंट पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन नहीं, एपरेंट पोजीशन भी एक जगह नहीं रहती, वो भी लगातार शिफ्ट होती रहती है। और साथ ही साथ इसके वजह से जो आंखों में लाइट एंटर कर रही है उस लाइट की क्वांटिटी पे भी असर पड़ता है, जिससे ब्राइटनेस पे फर्क पड़ता है ना। एज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग, द एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार फ्लक्चुएट एंड द अमाउंट ऑफ स्टार लाइट, हमारी आंखों में एंटर करने वाली जो स्टार से आने वाली लाइट है वो फ्लिकर करती है, वो चेंज होती रहती है। इसके वजह से कभी तारा ब्राइट दिखाई देता है, कभी तारा आपको डल दिखाई देता है, फेंट। और इसी को ट्विंकलिंग ऑफ इफेक्ट कहते हैं, मतलब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हवा के कारण होने वाले रिफ्रैक्शन के वजह से तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के पीछे कंसेप्ट कौन सा है? एटमॉस्फेयर। बात समझ में आ गई? तो तारे से जो लाइट आ रही है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, और फिर आंखों में जब एंटर करती है तो वो किसी और डायरेक्शन से आती हुई नजर आती है, और उस डायरेक्शन में स्टार की क्या बनती है? इमेज। उस इमेज को स्टार की एपरेंट पोजीशन कह रहे हैं, वो एक्चुअल पोजीशन तो है नहीं। अब वो पोजीशन कोई हमेशा फिक्स तो रहती नहीं है, वो पोजीशन भी लगातार चेंज होती रहती है, और क्वांटिटी ऑफ लाइट जो हमारी आंखों में एंटर कर रही है स्टार से वो क्वांटिटी भी बदलती रहती है। तो कभी लाइट ज़्यादा एंटर कर रही है तो तारा ब्राइट दिखाई दे रहा है, कभी कम एंटर कर रही है तो तारा धुंधला दिखाई दे रहा है, और इसी को कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो डायग्राम ध्यान रखना, कंसेप्ट ध्यान रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? स्टार ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? तो इसके पीछे आइए रीजन जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन असर्शन रीजन बन जाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ। एक कारण ये है कि तारे तो बहुत दूर हैं, तारे को टेलीस्कोप से भी देखोगे तो भी पॉइंट साइज दिखेगा, और बिना टेलीस्कोप के देखो तो भी पॉइंट साइज, है ना। लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो बिना टेलीस्कोप के तो एकदम पॉइंट साइज के दिखेंगे, लेकिन जब आप टेलीस्कोप से देखोगे ना तो जो प्लैनेट्स हैं वो बड़े दिखाई देंगे। क्यों? फर्क प्लैनेट में आया, स्टार में नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लैनेट नजदीक है। अगर आपसे कहूं अर्थ के कंपैरिजन में मरकुरी पास है कि अर्थ से सन पास है, तो आप कहोगे मरकुरी पास है, वीनस पास है, सन तो दूर है बहुत। सन इज ए टाइप ऑफ स्टार। तो स्टार दूर होते हैं, तो आप कितना भी टेलीस्कोप की मदद से देख लो वो छोटे ही दिखाई देंगे। लेकिन प्लैनेट जब टेलीस्कोप से देखोगे तो बड़े दिखाई देंगे, बिना टेलीस्कोप सिर्फ आंखों से देखोगे तो छोटे दिखेंगे। तो इसका मतलब कि ये है कि प्लैनेट थोड़ा नजदीक है एज कंपैरिजन टू स्टार, अर्थ के नजदीक है। एक रीजन तो ये है, प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ
एंड आर thus seen as एक्सटेंडेड सोर्स। अब दूसरी चीज, मान लो ये प्लैनेट है, तो प्लैनेट को हम छोटे छोटे पॉइंट सोर्स, छोटे छोटे तारों का एक कलेक्शन मान सकते हैं। मान लो कि जो प्लैनेट है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स है, तो प्लैनेट एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, यानी पॉइंट साइज के बहुत सारे लाइट के सोर्स का कलेक्शन है। कौन? एक प्लैनेट। यानी एक प्लैनेट में समझ लो बहुत सारे स्टार ऐसे छुपे हुए हैं जिनसे लाइट निकल रही है, ठीक है। अब इस पॉइंट सोर्स से जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है, उस इफेक्ट को अगला पॉइंट सोर्स कैंसिल कर दे रहा है। तो इस तरीके से सारे जो लाइट रेज प्लैनेट से निकल रहे हैं, उनसे होने वाला ट्विंकलिंग इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, ठीक है। तो amount of light entering our eye from all the individual point sources will average out to be 0। यहां भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन यहां बहुत सारे पॉइंट सोर्स हैं। प्लैनेट को आप क्या मानो? प्लैनेट इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट विच आर पॉइंट साइज, यानी बहुत छोटे छोटे लाइट के सोर्स का कलेक्शन है। कौन? प्लैनेट। अब उन सभी से जो लाइट आ रही है, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो बेंड होती है। हाँ, बेंड होती है, लेकिन एक के वजह से होने वाली बेंडिंग दूसरे के बेंडिंग को कैंसिल कर देती। तो जब आप एज ए होल देखते हो तो आपको प्लैनेट ट्विंकल करता नहीं, यही कारण। तो एग्जाम में पूछेगा तो आपको यही लिखना होगा कि हर पॉइंट सोर्स से निकलने वाली लाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन करती है, तो सभी का जो एवरेज है, सभी को जो एवरेज निकालो वो 0 हो जाता है, यानी एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देती। जैसे किसी ने मुझे मारा ऐसे, फिर किसी ने ऐसे मार दिया, तो घूम फिर के तो मैं आप ही को देख रहा हूं, बस वही चीज है। इसी वजह से प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं, ठीक है। फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल तो हो गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। दूसरा एग्जाम्पल है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ये भी किसके वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के। तो आपके एनसीईआरटी में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। पहला एग्जाम्पल था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, वो हमने पढ़ लिया क्यों होता है। दूसरा है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। सनराइज मतलब सूरज का उगना। अब आप सुबह सुबह उठ गए, आज मैं सूरज उगता हुआ देखूंगा, ठीक है। अब सूरज आपको तभी दिखाई देगा जब सूरज क्या हो, होराइजन से ऊपर आ जाए। होराइजन मतलब ये, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो ये जो लेयर है, ये जो लेवल है, ये होराइजन है। अब होता क्या है कि जब हम सुबह उठकर खड़े हो जाओ छत पे और इंतजार करो सन निकलने का, तो जो आपको पहली किरण दिखाई दे रही है सन की, वो एक्चुअल सन नहीं है, वो सन की इमेज है। आपको सन नहीं दिखा, आपको सबसे पहले सन की इमेज दिखती। सन जब होराइजन से ऊपर होता है, उसके 2 मिनट पहले ही आपको सन दिखाई देने लगता है। तो एक्चुअल एंड एपरेंट पोजीशन ऑफ द सन विद द रेस्पेक्ट टू द होराइजन, तो सन अभी होराइजन के नीचे है, तो सन को नहीं दिखना चाहिए। आप यहां खड़े हो तो आपको ये सन नहीं दिखना चाहिए, लेकिन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस सन की इमेज यहां बन रही है, तो ये सन की इमेज आपको दिखाई दे रही है। अब आप वो सन को, इमेज को देखकर थोड़ी कह रहे हो कि वो सन की इमेज है, नहीं, आप तो उसको ही सूर्य भगवान बोल देते हो। तो ये 2 मिनट पहले ही हो जाता है, तो एडवांस में सनराइज हो जाता है। सनराइज एक्चुअल होने के 2 मिनट पहले ही हमारे लिए सनराइज हो चुका है, क्योंकि हम सन को देखकर बोल देते हैं कि ये सूर्य उदय हो गया है, लेकिन एक्चुअली में वो सन नहीं है, सन की वो इमेज है। आप इमेज देख रहे हो। जैसे किसी हीरो को देखना था, तो हीरो को पोस्टर देखकर आप कहे अरे हीरो आ गया, लेकिन एक्चुअल वो तो पोस्टर है, हीरो कहीं और है। वही चीज मैं कह, कि सुबह उठकर जब आप सबसे पहले सूर्य की किरण देखते हो, तो वो एक्चुअली में आप सूर्य भगवान को, क्या एक्चुअल भगवान सूर्य जी को नहीं देख रहे हो,
आप सूर्य की इमेज देख रहे हो, क्योंकि वो 2 मिनट पहले ही उसकी इमेज दिख जाती है ना? 2 मिनट बाद एक्चुअल में सन आपको दिखता है। वही चीज है, तो यहां भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कारण है। देखो डायग्राम से देखो, ऐसा हुआ क्यों? डायग्राम से देखो, ये सन जो होराइजन के नीचे है, यहां से लाइट रे चली, अब यहां तक तो बेंड नहीं हुई क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर था नहीं, लेकिन अब यहां से अर्थ का एटमॉस्फेयर शुरू हो गया, यहां से अर्थ का एटमॉस्फेयर शुरू हो गया, तो अब यहां से ये बेंड होना शुरू करेगी। ये जाना था इसको सीधे, लेकिन बेंड होते होते आंखों में ऐसे एंटर कर रही, तो ऐसा लग रहा है कि ये सन यहाँ है और यहां से ये लाइट आ रही है, एक्चुअली में सन यहाँ है। तो ये एडवांस में सनराइज हो जाता है 2 मिनट पहले, है ना? 2 मिनट पहले। उसी तरह जब सनसेट होता है तो सन सेट हो चुका होता है, सन होराइजन के नीचे जा चुका होता है, उसके 2 मिनट बाद तक आपको सन दिखाई देता है। यानी कि सनसेट में 2 मिनट का डिले रहता है और सनराइज 2 मिनट पहले हो जाता है। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। और ये कारण क्या है? एटमॉस्फेयर में होने वाला रिफ्रैक्शन, जिसने सन से आने वाली लाइट को बेंड कर दिया, मोड़ दिया, और उसके वजह से हमें सन की इमेज दिखाई दे रही है। सुबह 2 मिनट पहले दिखाई देने लगती है और शाम को सनसेट के समय 2 मिनट तक देर तक दिखाई देती। यहां भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कारण। तो द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड द अपरेंट सनसेट इज अबाउट 2 मिनट, और एक्चुअल सनराइज और अपरेंट सनराइज में भी 2-2 मिनट का फर्क है। तो दोनों समय, सुबह भी 2 मिनट का फर्क है और शाम को भी 2 मिनट का फर्क है। सुबह 2 मिनट जल्दी, शाम को 2 मिनट देर तक। बात समझ में आ गई? चलिए, तो आई थिंक ये कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायग्राम बनाने को आ सकता है। तो ये जितने भी एनसीईआरटी के डायग्राम जो मैंने अभी दिखाए, जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, इसको बनाकर 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है ये डायग्राम बनाने। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्कैटरिंग पढ़ेंगे और फिर आपका ये चैप्टर ओवर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।